इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज। यह एक अमेरिकी कहानी है। इसे लिखा है झुम्पा लाहिड़ी ने। इसी नाम से इनका पहला कहानी संग्रह 2019 में प्रकाशित हुआ और उसे बेहतरीन फिक्शन के लिए पुलित्जर प्राइज दिया गया। इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज एक प्रवासी पति पत्नी की कहानी है जो अमेरिका से अपने बच्चों के साथ भारत आते हैं और यहाँ उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने जाते हैं। वहाँ गाइड के रूप में उन्हें एक बड़ा मजेदार आदमी मिलता है जो एक डॉक्टर के यहाँ दुभाषिए का काम करता है। इस कहानी को डॉक्टर का दुभाषिया नाम से हिंदी में अनुवाद किया है अनुरोध यादव ने। प्रेम का त्रिकोण रचती अपनी ही तरह की यह एक बेहतरीन कहानी है। तो चलिए आपको सुनाती हूँ कहानी डॉक्टर का दुभाषिया। चाय की दुकान पर मिस्टर एवं मिसेज दास इस बात को लेकर आपस में झगड़ रहे थे कि टीना को टॉयलेट कराने कौन लेकर जाएगा। आखिरकार मिसेज दास को ही झुकना पड़ गया जब मिस्टर दास ने कहा कि कल उन्होंने ही लड़की को नहलाया था। गाड़ी के रियर विव मिरर में मिस्टर कपासी ने देखा कि मिसेज दास उनकी बड़ी साइज की सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट से अपनी ऊपर तक नंगी और शेव की हुई टांगों को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे उतरी। रेस्टरूम तक जाते हुए उन्होंने लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा। वे कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने जा रहे थे। शनिवार का दिन सूखा सूखा और साफ था। मध्य जुलाई का वक्त, समुद्री हवा की वजह से गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन सूर्य मंदिर देखने का यह बहुत अनुकूल मौसम था। वैसे मिस्टर कपासी रास्ते में इतनी जल्दी कहीं रुकते नहीं, लेकिन सैंडी विला होटल के सामने से सुबह इस परिवार को पिक करने के बमुश्किल 5 मिनट बाद ही लड़की अपनी शिकायत लेकर बैठ गई। जब मिस्टर कपासी ने मिस्टर एवं मिसेज दास को होटल के पोर्टिको के नीचे अपने बच्चों के साथ खड़े देखा तो पहली चीज जो उन्होंने नोटिस की वह यह कि दोनों अभी जवान थे, शायद 30 के भी नहीं। बेटी टीना के अलावा उनके 2 बेटे थे, बॉबी और रॉनी, जो समवयस्क मालूम पड़ते थे। उनके दांतों में चमकते हुए जालीनुमा तार लगे थे। शक्ल सूरत से परिवार इंडियन लगता था, लेकिन उनका पहनावा विदेशियों जैसा था। बच्चे चमकते, कड़क और रंगीन ड्रेस पहने हुए थे और सिर पर केप लगाए थे जिसमें पारदर्शी विंग लगी थी। मिस्टर कपासी विदेशी टूरिस्टों के आदी हो चुके थे। उन्हें ही हमेशा उनके साथ असाइन किया जाता था क्योंकि वे इंग्लिश बोल लेते थे। अभी कल ही उन्होंने स्कॉटलैंड से आए एक ऐसे अधेड़ दंपत्ति को ड्राइव किया था जिनके चेहरे पर धब्बे थे और सिर के बाल एकदम सफेद और बहुत कम थे, जिससे उनकी काली खोपड़ियां साफ साफ दिखाई देती थी। उनकी तुलना में मिस्टर और मिसेज दास का जवान और चमकता चेहरा बहुत आकर्षक था। जब मिस्टर कपासी उनको अपना परिचय दे रहे थे तो विनम्रता में अपने दोनों हाथ बांध रखे थे, लेकिन मिस्टर दास तो एक अमेरिकन की तरह अपने हाथ मलते रहे ताकि मिस्टर कपासी को अपनेपन का आभास हो सके। जहां तक मिसेज दास का सवाल था, वे मिस्टर कपासी के प्रति बिना कोई दिलचस्पी दिखाए अपने मुंह का एक कोना जरा सा घुमाकर मुस्कुराती रही। जब वे चाय की दुकान पर रुके हुए थे, दोनों लड़कों में बड़ा दिख रहा लड़का रॉनी जमीन पर खूंटी से बंधी एक बकरी देखकर आकर्षित हुआ और यकायक पिछली सीट से बाहर निकल आया। मत छूना उसे, मिस्टर दास ने कहा। वे अपनी बुकलेट नुमा टूर गाइड आंखों से जरा सा नीचे करके उसे देखने लगे। बुकलेट पर पीले अक्षरों में इंडिया लिखा हुआ था और लगता था कि वह विदेशों तक में प्रकाशित हुई थी। मिस्टर दास की आवाज जरा पतली और रुक रुक कर आने वाली थी, इसलिए वह किसी वयस्क की नहीं लगती थी। मैं उसे थोड़ी सी गम खिलाना चाहता हूँ, लड़के ने कहा और आगे बढ़ता गया। मिस्टर दास कार से बाहर निकले और जमीन पर उकड़ू बैठ गए। वह क्लीन शेव थे और रॉनी के हूबहू डुप्लीकेट लग रहे थे। उन्होंने नीलमणि के समान चमकती एक नीली केप, टी शर्ट, शॉर्ट्स और स्नीकर पहन रखा था।
उनके गले में जो कैमरा लटक रहा था उसमें एक भव्य टेलीफोटो लेंस, अनेक बटन तथा बहुत सी मार्किंग थी। पेचीदगियों वाली वही बस एक चीज थी उनके पास। बकरी की ओर दौड़कर जाते हुए रोनी को देखकर वे चिढ़े तो, लेकिन उसे रोकने का उनका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने दूसरे लड़के से कहा, बॉबी जरा देखना, तुम्हारा भाई कोई उलझुल हरकत न कर बैठे। उसे रोकने का मेरा मन नहीं कर रहा है, बॉबी ने अपनी जगह से बिना हिले डुले ही कहा। वह अगली सीट पर मिस्टर कपासी के बगल में बैठा हुआ था और अपने दस्ताने पर छपी हुई भगवान गणेश की एक तस्वीर देखने में उलझा हुआ था। तब मिस्टर कपासी ने कहा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वे एकदम सीधे सादे जानवर होते हैं। मिस्टर कपासी 46 साल के थे। उनके सिर के बाल एकदम सफेद थे और कम भी हो रहे थे, लेकिन उनका बटरस्कॉच रंग और उनकी टेढ़ी भौहें यह बताने के लिए काफी थे कि वे युवावस्था में कैसे दिखते रहे होंगे। उन्होंने ग्रे कलर का एक ट्राउजर और उसी से मैचिंग करती जैकेट स्टाइल की छोटी बाह तथा लंबे कॉलर वाली पतले और मुलायम धागों से बनी शर्ट पहन रखी थी। कटिंग और फैब्रिक दोनों के लिए टेलर से हमेशा वे बहुत ताकीद किया करते थे। टूर पर ड्राइव करने के लिए उनका यही पसंदीदा ड्रेस था, क्योंकि लंबी ड्राइविंग के बाद भी यह तुर मुड़कर लुगरी नहीं बनता था। अपनी सीट पर बैठे बैठे ही उन्होंने रोनी को बकरी के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर उसकी बगल में छूने के बाद कार की ओर लपक कर आते देखा। मिस्टर दास आकर पुनः अपनी सीट पर बैठ गए तो मिस्टर कपासी ने उनसे पूछा, जब आप बच्चे थे तो क्या तभी आपने इंडिया छोड़ दिया था? अरे नहीं भाई, मीना और मैं दोनों अमेरिका में ही पैदा हुए थे, वहीं पले और बढ़े। हमारे पेरेंट्स अब रिटायर हो गए हैं, वे यही रहते हैं, इसलिए हर दूसरे साल हम उनसे मिलने आते हैं। मिस्टर दास बड़े विश्वासपूर्वक बता रहे थे, तभी लड़की कार की तरफ दौड़ पड़ी तो उसे देखने के लिए वे घूम पड़े। लड़की के समर ड्रेस की गुलाबी चुन्नटें उसके छोटे कंधों पर लहरा रही थी। वह अपने सीने से एक पीले बालों वाली गुड़िया चिपकाए हुए थी, जिसे देखकर लगता था कि वह किसी बेधार वाली कैंची से बड़ी निर्ममता से काट दी गई थी। इंडिया की यह पहली ट्रिप है टीना की, है कि नहीं टीना? मिस्टर दास ने लड़की को संबोधित करते हुए कहा। अब मैं बाथरूम कभी नहीं जाऊंगी, लड़की बोली। मीना कहाँ गई? मिस्टर दास ने पूछा। मिस्टर कपासी को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि मिस्टर दास को लड़की से बात करते वक्त अपनी वाइफ के नाम का हवाला देना पड़ रहा था। मिसेज दास टी स्टॉल पर काम करने वाले अधनंगे आदमियों में से एक से कुछ खरीदारी कर रही थी। टीना ने उधर ही इशारा किया। जब मिसेज दास वहां से कार की तरफ वापस आने लगी तो मिस्टर कपासी ने उन आदमियों में से किसी एक द्वारा हिंदी के एक लोकप्रिय प्रेम गीत की कुछ लाइनों को गाते हुए सुना, लेकिन लग रहा था कि मिसेज दास को उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि न उन्हें चिड़चिड़ाहट हुई, न घबराहट और न ही उन्होंने उसके फुहरता पर किसी दूसरे तरीके से ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। मिस्टर कपासी मिसेज दास को गौर से देख रहे थे। उन्होंने लाल सफेद चेक वाली ऐसी स्कर्ट पहन रखी थी जो उनके घुटनों के ऊपर ही थी और उन्होंने ऊंची एड़ी का सैंडल तथा मर्दों की बनियान के स्टाइल वाला टाइट ब्लाउज पहन रखा था। छाती के लेवल पर ब्लाउज को छींट से एक तरह के स्ट्रॉबेरी की शक्ल में जरी द्वारा सजा दिया गया था। उनका कद छोटा किंतु मांसल था, छोटे छोटे हाथ और पंजे थे उनके। उनकी नेल पॉलिश उनकी लिपस्टिक से मैच कर रही थी। उनके बाल उनके पति के बालों से बस जरा से ही बड़े थे और एक तरफ फिरे हुए थे। आंखों पर उन्होंने कुछ गुलाबी रंगत लिए डार्क कलर का धूपी चश्मा पहन रखा था। उनके एक हाथ में कटोरे के आकार का एक बड़ा सा झोला था जिसमें रखी पानी की बोतल दिखाई दे रही थी। वे अपने दूसरे हाथ में कागज से बने एक बड़े से ठोंगे में भेलपूरी लिए धीरे धीरे चल रही थी।
मिस्टर कपासी मिस्टर दास की तरफ मुड़े और बोले, अमेरिका में आप कहाँ रहते हैं? न्यू ब्रंसविक, न्यू जर्सी। न्यूयॉर्क के बगल में? बिल्कुल सही। मैं वहाँ मिडिल स्कूल में पढ़ाता हूँ। कौन सा विषय? साइंस। हर साल मैं अपने विद्यार्थियों को न्यूयॉर्क शहर के प्राकृतिक इतिहास के म्यूजियम की ट्रिप कराने ले जाता हूँ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम में यानी आप में और मुझ में बहुत समानताएं हैं। अच्छा मिस्टर कपासी, एक टूर गाइड के रूप में आपको कितने दिन हो गए काम करते? 5 साल। मिसेस दास कार में बैठ गई और दरवाजा बंद करते हुए पूछा, भी और कितना चलना है? यही कोई 2-2.5 घंटा, मिस्टर कपासी ने उत्तर दिया। यह सुनकर मिसेस दास ने बड़ी अधीरता पूर्वक जोर से आ भरी, जैसे कि जिंदगी भर से वे लगातार यात्रा पर ही हो। उनके पास अंग्रेजी की बॉम्बे फिल्म पत्रिका पड़ी हुई थी, उसे हाथ में फोल्ड करके वे पंखा झलने लगी। मुझे लगता है कि सूर्य मंदिर पुरी से बस 18 किलोमीटर उत्तर में है, अपनी टूर बुक को थपथपाते हुए मिस्टर दास ने कहा। कोणार्क जाने वाला रोड बहुत खराब है। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह सिर्फ 52 किलोमीटर की दूरी है, मिस्टर कपासी ने साफ किया। कैमरे का बेल्ट मिस्टर दास के गले के पीछे गड़ रहा था, उसे एडजस्ट करते हुए उन्होंने सिर हिलाया। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मिस्टर कपासी अपना हाथ पीछे बढ़ाकर निश्चित हो लिए कि पिछले दरवाजे अंदर से अच्छी प्रकार से लॉक है या नहीं। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी कि छोटी बच्ची अपनी साइड के लॉक को दबाकर अंदर बाहर करने की कोशिश करते हुए खेलने लगी, लेकिन मिसेस दास ने उसे रोकने की तनिक भी जहमत नहीं उठाई। अपनी भेलपूरी को किसी के साथ शेयर न करते हुए वे पीछे की सीट पर एक किनारे जरा सा झुककर बैठी थी। रोनी और टीना दोनों च्युइंगम खाते हुए उनके अगल बगल बैठे थे। देखो, जरा उधर देखो। जैसे ही कार ने स्पीड पकड़ी, सड़क के किनारे लाइन से खड़े पेड़ों की तरफ इशारा करते हुए बॉबी बोला। बंदर, रोनी खुशी से चिल्ला पड़ा। वाह! पेड़ों की शाखाओं पर काले मुंह और सफेद शरीर वाले बंदर झुंड में बैठे हुए थे। उनकी भौहें खड़ी और सिर पर्वत शिखर से थे। उनकी लंबी भूरी पूंछें हरी पत्तियों के साथ अनगिनत रस्सियों की मानिंद झूल रही थी। उनमें से कुछ अपने काले हाथों से अपना शरीर खुजा रहे थे या अपनी टांगों पर उछल कूद कर रहे थे और वहां से गुजरती हुई कार को निहार रहे थे। हम उनको हनुमान कहते हैं। इस एरिया में उनका होना बिल्कुल आम बात है, मिस्टर कपासी ने कहा। जैसे ही उन्होंने यह बात कही वैसे ही एक बंदर सड़क के बीचों बीच उनकी कार के सामने कूद पड़ा, जिस नाते मिस्टर कपासी को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। एक दूसरा कार के बोनट पर कूद पड़ा और उछलता हुआ दूर निकल गया। मिस्टर कपासी ने हॉर्न बजाया। बच्चे उत्सुक होने लगे। उनकी सांसें थम गईं और उन्होंने अपने चेहरे का अधिकांश हिस्सा अपने हाथों से ढक लिया। किसी चिड़ियाघर के बाहर इन्होंने कभी बंदर नहीं देखे हैं, मिस्टर दास ने सफाई देते हुए कहा। उन्होंने मिस्टर कपासी से कार रोकने के लिए कहा ताकि वे उनका फोटो खींच सके। जब तक मिस्टर दास अपने कैमरे का टेलीफोटो लेंस ठीक करते कि मिसेस दास ने अपने झोले में हाथ डालकर नेल पॉलिश की बोतल बाहर निकाली और उसे अपनी तर्जनी उंगली के नाखून पर लगाने लगी। लड़की भी अपना एक हाथ उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मुझको भी मम्मी, मुझको भी लगा दो। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, तुम मेरा सब खराब करके रख दोगी। अपने नाखून को हवा में हिलाते और अपने शरीर को जरा सा घुमाते हुए मिसेस दास ने कहा। लड़की तब अपनी गुड़िया से खेलने लगी। उसके प्लास्टिक के शरीर पर एक बटन था, वह उसे ही खोलने और बंद करने लगी। सही हो गया, लेंसकेप को हटाते हुए मिस्टर दास ने कहा।
जब कार उबड़ खाबड़ धूल भरे रास्ते पर तेजी से चलने लगी तो खड़खड़ाहट की आवाज के साथ उन्हें बार बार उनकी सीटों से उछालने लगी। फिर भी मिसेज दास अपने नाखूनों में नेल पॉलिश लगाती रही। मिस्टर कपासी ने एक्सेलरेटर तनिक ढीला छोड़ दिया ताकि गाड़ी जरा आराम से चल सके। जब उन्होंने गियर बदलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो वहां बैठे हुए लड़के ने अपने घुटने हटाकर जगह कर दी। मिस्टर कपासी ने नोटिस किया कि वह लड़का अपने अन्य भाई बहनों की अपेक्षा कुछ पीलापन लिए हुए था। डैडी, इस कार का ड्राइवर क्यों गलत साइड में बैठा हुआ है? लड़के ने मिस्टर दास से पूछा। बुद्धू, यहाँ वैसा ही चलता है, रोनी ने कहा। गलत बात, अपने भाई को बुद्धू मत बोलो, मिस्टर दास ने कहा। वे मिस्टर कपासी की ओर मुखातिब हुए और बोले, अमेरिका में आपको तो पता ही है, इसी से वे कंफ्यूज हो गए हैं। अरे हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी तरह से पता है, मिस्टर कपासी ने बड़ी मुलायम आवाज में कहा और गियर बदल दिया। अब कार ऊंचाई पर चढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने एक्सेलरेटर बढ़ा दिया। मैंने डैलस में यह देखा है, वहाँ स्टीयरिंग बाईं साइड में होती है। डैलस क्या? अपनी डॉल को मिस्टर कपासी के पीछे सीट पर पटकते हुए टीना ने पूछा। टीवी पर आता था। वह एक टीवी शो था, मिस्टर दास ने कहा। जब बच्चे खजूर के पेड़ों की लाइन से होकर गुजर रहे थे तो मिस्टर कपासी ने सोचा कि ये सारे तो इनके बच्चे हैं, किंतु मिस्टर एवं मिसेज दास उनके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे उनके बड़े भाई बहन हो या कि जैसे उन्हें इन बच्चों की आज दिन भर देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हो। उन्हें अपने सिवाय किसी और चीज की फिक्र ही नहीं थी। मिस्टर दास अपने कैमरे और बुकलेट में बिजी थे और मिसेज दास अपने नाखूनों को रंगने में। अभी तक उन्होंने अपनी आंखों से धूपी चश्मा भी नहीं हटाया था। टीना बार बार अपनी गुजारिश दोहराते जा रही थी कि उसके नाखूनों पर भी नेल पॉलिश लगाना है, इसलिए बोतल को झोले में रखने से पहले मिसेज दास ने लड़की की उंगली पर नेल पॉलिश की एक बूंद छिड़क दी। यह एयर कंडीशन कार नहीं है क्या? अपने हाथ के ऊपर पंखा झलते हुए उन्होंने कहा। टीना के साइड के कांच की स्प्रिंग टूट गई थी, इसलिए वह नीचे नहीं आ रहा था। शिकवा शिकायत बंद करो, गर्मी ही बहुत ज्यादा है, मिस्टर दास ने कहा। मैंने तुमसे एयर कंडीशन कार के लिए कहा था। ऐसा तुमने क्यों किया राज? बस कुछ कमबख्त पैसों के लिए। ऐसा करके तुम कितना बचा लोगे? मुश्किल से 5 सेंट, मिसेज दास ने चिढ़ते हुए कहा। उनके बोलने का अंदाज तो ठीक वैसा था जैसा मिस्टर कपासी ने अमेरिकन टीवी के कई कार्यक्रमों में सुना था, लेकिन वह डैलस टीवी शो के एक्सेंट जैसा नहीं था। मिस्टर कपासी, रोज रोज एक ही तरह की चीजें दिखाते रहना आपको बोर नहीं करता? अपने साइड के कांच को एकदम नीचे करते हुए मिस्टर दास ने कहा। मिस्टर कपासी कुछ कहते कि मिस्टर दास एक आदमी को देखकर बोल पड़े, हे बच्चों, क्या तुम चाहते हो कि कार रोक दी जाए? मैं इस आदमी की एक फोटो खींचना चाहता हूँ। मिस्टर कपासी ने कार सड़क के एक किनारे लगाकर रोक दी। तब मिस्टर दास ने एक आदमी की फोटो खींची जिसके सिर पर एक गंदी पगड़ी बंधी थी और जो 2 बैलों के द्वारा खींची जा रही बैलगाड़ी पर लदे हुए अनाज के बोरों पर बैठा हुआ था। आदमी और दोनों बैल अत्यंत दुर्बल थे। पिछली सीट पर बैठी हुई मिसेज दास आसमान के ऊपर अपनी निगाहें गड़ा दी थी जहां हल्के फुल्के बादल चहलकदमी करते दिखाई दे रहे थे। मिस्टर एवं मिसेज दास अपने अपने काम में लगे हुए थे। उसी बीच मिस्टर कपासी ने मिस्टर दास के सवाल का जवाब दिया। और क्यों होगा सर? वास्तव में मैं तो इसका इंतजार करता हूँ। सूर्य मंदिर मेरे प्रिय स्थानों में से एक है। एक तरह से यहाँ आना मेरे लिए इनाम जैसा होता है। वैसे मैं सिर्फ शुक्रवार और शनिवार को ही टूर कराता हूँ। सप्ताह के बाकी दिन मैं दूसरा काम करता हूँ। ओ,
कहा, मिस्टर दास ने पूछा। एक डॉक्टर के यहाँ। क्या आप डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एक डॉक्टर के यहाँ दुभाषिए का काम करता हूँ। किसी डॉक्टर को किस लिए एक दुभाषिए की जरूरत पड़ती है? दरअसल उनके यहाँ इलाज के लिए ढेर सारे गुजराती मरीज आते हैं। मेरे पिता एक गुजराती थे, इसलिए मैं गुजराती जानता हूँ। इस एरिया में गुजराती बोलने वाले बहुत कम लोग हैं और वह डॉक्टर साहब भी उनमें से एक है। इसलिए उन्होंने मुझे अपने यहाँ दुभाषिए के तौर पर रख लिया है। मरीज जो कुछ कहते हैं मैं वह सब डॉक्टर साहब को बताता हूँ। बहुत मजेदार काम है। इस प्रकार के किसी काम के बारे में मैंने अभी तक तो नहीं सुना था, मिस्टर दास ने कहा। मिस्टर कपासी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, यह भी दूसरे कामों जैसा ही है, लेकिन बहुत रोमांटिक है। अपनी लंबी चुप्पी को तोड़ते हुए मिसेस दास जैसे नींद से जागते हुए बोल पड़ी। उन्होंने गुलाबी रंगत लिए अपना धूपी चश्मा ऊपर उठाया और उसे अपने सिर पर मुकुट की तरह रख लिया। रियरव्यू मिरर में पहली बार मिस्टर कपासी और मिसेस दास की आंखें चार हुई, एक तक निहारती और नींद से बोझल मदमस्त आंखें। मिस्टर दास ने अपनी गर्दन घुमाकर मिसेस दास की ओर देखा और पूछा, इसमें रोमांटिक क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ है। क्षण भर के लिए वे अपनी भौहें सिकोड़कर कंधे उचकाते हुए बोली, मिस्टर कपासी, क्या आपको च्युइंगम चबाना अच्छा लगता है? उन्होंने चहक कर पूछा और अपने झोले में से सफेद हरे रैपर में लिपटा हुआ एक चौकोर टुकड़ा मिस्टर कपासी को दे दिया। जैसे ही मिस्टर कपासी ने च्युइंगम मुंह में डाला, एक गाढ़ा मीठा तरल पदार्थ उनकी जीभ पर घुल गया। अपने काम के बारे में कुछ और बताइए मिस्टर कपासी, मिसेस दास ने कहा, क्योंकि उनमें अब उनकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। मैडम, आप क्या जानना चाहती हैं? मिस्टर कपासी ने कहा। यह तो मुझे नहीं पता, मिसेस दास ने कंधे उचकाते हुए कहा। वे भेलपूरी चबा रही थी। अपने मुंह के कोनों पे लगे सरसों के तेल को उन्होंने चाटा और बोली, किसी खास सूरतेहाल के बारे में बताइए। वे सीट पर खुद को पुनः सेटल करते हुए बैठ गई और धूप की ओर अपना सिर घुमाकर आंखें बंद कर ली। मैं जानना चाहती हूँ कि वास्तव में इसमें होता क्या है। अच्छा ठीक है, तो सुनिए। एक दिन एक आदमी आया जिसके गले में दर्द था। क्या वह सिगरेट बहुत ज्यादा पीता था? नहीं नहीं, यह समझना बहुत दिलचस्प है। वह कह रहा था कि उसे लगता है कि उसके गले में भूसे का लंबा टुकड़ा अटका हुआ है। इसी बात को जब मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने उसे अच्छी दवा दे दी। यह तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, मिस्टर कपासी कुछ हिचकिचाने के बाद सहमत होते हुए बोले। तब तो वे सारे मरीज पूरी तरह आपके भरोसे हैं, मिसेस दास ने कहा। वे धीमी आवाज में बोल रही थी। शायद वे कुछ सोचने लगी थी। एक तरह से तो वे सब डॉक्टर के ऊपर कम, आपके ऊपर ज्यादा निर्भर रहते हैं। नहीं नहीं, यह कैसे संभव हो सकता है? मसलन आपने डॉक्टर को बताया होगा कि उसके गले में जलन सी हो रही है, न कि भूसे का कोई तिनका सा अटका है। अब मरीज को तो यह पता नहीं चला कि आपने डॉक्टर से क्या कहा और डॉक्टर को भी पता नहीं चल पाएगा अगर आप उससे कुछ गलत ही कह देंगे। इसलिए यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वहाँ, मिस्टर कपासी, मिस्टर दास सहमत होते हुए बोले। मिस्टर कपासी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके काम को इस तरह से तारीफ मिलेगी। उनके लिए इसमें शुक्रगुजार होने जैसा कुछ नहीं है। लोगों के रोगों की व्याख्या करना उन्हें किसी तरह से महानता का काम नहीं लगता था। अनेक प्रकार के रोगों जैसे हड्डियों में सूजन, पेट में ऐंठन, मांसपेशियों में दर्द,
हाथों में रंग रूप बदलने वाले धब्बे इत्यादि समस्याएं लेकर लोग डॉक्टर के पास आते थे। डॉक्टर की उम्र उनकी उम्र की आधी थी। वह बेल बॉटम पहनने का शौकीन था और कांग्रेस पार्टी को लेकर नीरस जोक सुनाया करता था। दोनों एक साथ एक छोटी सी कोठरी में काम करते थे। मिस्टर कपासी की ड्रेस की फिटिंग बहुत अच्छी होती थी, जो गर्मी में सिर के ऊपर काली ब्लेड वाला एक फैन चलते रहने के बावजूद उनके शरीर से चिपकी रहती थी। वैसे वह जॉब उनकी असफलताओं की निशानी थी। युवावस्था में वे विदेशी भाषाओं के एक समर्पित विद्यार्थी थे। तमाम तरह की डिक्शनरी उनके पास रहती थी। वे व्यक्तियों और राष्ट्रों के मध्य हुई तकरार को सुलझाने वाले राजनेताओं और महान व्यक्तियों के दुभाषिए के रूप में काम करना चाहते थे। ऐसी तकरारों की सुलह में तब वही अकेले ऐसे व्यक्ति होते जो दोनों साइड की बातें समझ पाते। वे एक स्वाध्यायी व्यक्ति थे। उनके माता पिता ने जब उनकी शादी पक्की की तो उसके पहले अपनी नोटबुक की सीरीज में उन्होंने आम बोलचाल के शब्दों की व्युत्पत्ति की ऐसी सूची तैयार कर ली थी और अपने जीवन में एक बार तो उन्हें इतना यकीन हो गया था कि अगर उन्हें अवसर मिल जाए तो हिंदी, बंगाली, उड़िया और गुजराती जैसी भाषाओं की तो बात छोड़ दीजिए, वे अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, पुर्तगीज और इटालियन जैसी विदेशी भाषाओं में धारा प्रवाह बात कर लेंगे। लेकिन अब तो उन्हें यूरोपियन भाषाओं के गिनती के ही कुछ वाक्यांश याद रह गए हैं और उनके साथ कुछ छिटपुट शब्द जैसे सासर, चेयर इत्यादि। यूरोपियन भाषाओं में अंग्रेजी ही अब एक ऐसी भाषा है जिसे वे अभी भी धारा प्रवाह बोल सकते हैं। मिस्टर कपासी को यह कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं लगती थी। कभी कभी उन्हें डर लगता था कि उनके बच्चे सिर्फ टीवी देख देख कर कहीं उनसे अच्छी अंग्रेजी न बोलने लगे। फिर भी टूर के लिए वह उनके लिए काफी सुविधाजनक हो गई थी। उन्होंने अपने पहले बेटे के 7 साल का हो जाने के बाद दुभाषिए का काम शुरू किया। दरअसल जब उसे टाइफाइड हुआ और वे उसे लेकर डॉक्टर के पास गए तभी उनसे परिचय हुआ। उस समय मिस्टर कपासी एक ग्रामर स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते थे। हद से ज्यादा बढ़ाकर बनाई गई मेडिकल बिल को चुकता करते वक्त उन्होंने दुभाषिए की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तभी से डॉक्टर ने उन्हें अपने यहाँ दुभाषिए के तौर पर रख लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद बच्चे को एक रात बहुत तेज बुखार चढ़ा और वह अपनी माँ की गोद में तड़पता हुआ मर गया। उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन माँ का सियापा थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए मिस्टर कपासी ने बहुविध उसे ढाढ़स बंधाने का प्रयत्न किया, जैसे दूसरे बच्चे बहुत जल्द पैदा हो जाएंगे, हम नया और बड़ा घर लेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और बढ़िया ट्यूशन लगाएंगे, उनके लिए जूते और टीवी खरीदेंगे। इसी तरह की अनेक चीजों से उसका ढाढ़स बढ़ाने का प्रयास करते रहे। मिस्टर कपासी को पता था कि उनकी पत्नी की नजर में दुभाषिए के काम की कोई अहमियत नहीं थी। उन्हें यह भी लगता था कि यह काम उनकी पत्नी को हमेशा उनके मरे हुए पुत्र की याद दिलाता रहेगा, और यह भी कि अपने तरीके से वे जो जिंदगियां बचाने में मदद करते थे उस पर वह खुश होने की बजाय नाराज रहती थी। अगर कभी वह उनके काम का जिक्र भी करती तो बस एक कंपाउंडर के काम के रूप में, जैसे कि दुभाषिए का काम किसी मरीज का बुखार नापने और बेड पैन बदलने के ही जैसा हो। वह डॉक्टर के पास आने वाले मरीजों के बारे में उनसे कभी भी बात नहीं करती थी या कभी यह भी नहीं कहती थी कि उनका काम बहुत जिम्मेदारी का है। यही वजह थी कि जब मिसेस दास ने उनके काम की तारीफ की तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनकी पत्नी के एकदम विपरीत मिसेस दास ने उनकी बौद्धिक चुनौतियों की प्रशंसा की। उन्होंने अपने पति के प्रति कभी इतने रोमांटिक व्यवहार का प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मिस्टर कपासी का जिक्र करते समय उन्होंने रोमांटिक शब्द का इस्तेमाल किया। मिस्टर कपासी के अंदर यह जानने की उत्सुकता जग गई कि कहीं उनके और उनकी पत्नी के जैसा मिस्टर और मिसेस दास का विवाह बेमेल तो नहीं।
शायद 3 बच्चों और उनके 10 साल के वैवाहिक जीवन के सिवाय उनके बीच और कोई चीज कॉमन न थी। इस तरह का निश्चय उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के आधार पर किया, जहां उनके बीच कलह, मतभेद और दीर्घकालिक सन्नाटों के सिवाय और कुछ नहीं था। मिस्टर कपासी के प्रति अचानक दिखने वाली मिसेज दास की दिलचस्पी, जो वे अपने पति और बच्चों में भी नहीं दिखाती थी, विमुग्ध कर देने वाली थी। जब मिस्टर कपासी ने एक बार फिर सोचा कि किस लहजे में मिसेज दास ने रोमांटिक कहा था, तो वे और अधिक विमुग्ध हो गए। ड्राइव करते करते वे रियरव्यू मिरर में अपनी परछाई देखने लगे और यह देखकर कि उन्होंने आज ब्राउन की बजाय ग्रे वाला सूट, जो घुटनों पर ढीला ढाला है, पहना था, अपने आप को ही धन्यवाद देने लगे। मिरर में ही वे रह रहकर मिसेज दास को निहार लेते थे। उनके चेहरे को देखने के साथ वे उनकी छातियों के बीच बने स्ट्रॉबेरी और गले को जरूर देखते थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे मिसेज दास को एक एक कर और भी मरीजों के बारे में बताएं, जैसे उस औरत के बारे में जिसे लगता था कि उसकी रीढ़ की हड्डियों में वर्षा की बूंदों की चुभन जैसा एहसास होता है, या उस आदमी के बारे में भी जिसके शरीर पर जन्मजात निशान से बाल उगने लगे हैं। अपने बालों को प्लास्टिक के एक छोटे गोल ब्रश से संवारते हुए मिसेज दास उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी और कुछ सवाल भी किए। फिर मिस्टर कपासी ने अगले मरीज का उदाहरण पेश किया। बच्चे चुपचाप पेड़ों पर कुछ और बंदरों की तलाश करने में लगे रहे तथा मिस्टर दास अपनी टूर बुक में पूरी तरह डूबे रहे। इसलिए मिस्टर कपासी और मिसेज दास के बीच बातचीत पूरी तरह से निजी हो गई। इसी प्रकार से आधा घंटा बीत गया और जब वे लंच करने के लिए सड़क के किनारे एक होटल में रुके, जहां टिकिया और आमलेट सैंडविच मिलते थे, जिसके मिस्टर कपासी बड़े शौकीन थे, क्योंकि तब वे आराम से बैठ सकते थे और गर्मागर्म चाय की चुस्कियां ले सकते थे। दास की पूरी फैमिली जब एक साथ एक मजेंटा छतरी, जिसके चारों ओर सफेद व ऑरेंज कलर की झालर लटक रही थी, के नीचे बैठ गई और तिकोनी कैप लगाकर टहल रहे एक वेटर को बुलाकर अपना ऑर्डर दे दिया, तो वे निराश हो गए और पास के एक दूसरे टेबल की तरफ बढ़े। मिस्टर कपासी, उधर क्यों जा रहे हैं? आइए, जगह है यहाँ, मिसेज दास ने उन्हें बुलाया और सबके साथ बैठने के लिए मनुहार करते हुए टीना को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। और तब साथ में सबने सैंडविच, पकौड़ी और टिकिया खाकर मैंगो जूस पिया। 2 आमलेट सैंडविच खाने के बाद मिस्टर दास उठकर साथ में खाते पीते सभी लोगों के कुछ और फोटो खींचने लगे। वहां पहुंचने में अभी और कितना समय लगेगा? कैमरे में एक नई रील डालते हुए उन्होंने मिस्टर कपासी से पूछा। लगभग आधा घंटा और। इसके बाद बच्चे टेबल से उठकर पास के एक पेड़ पर बैठे हुए बंदरों को फिर से देखने में लग गए। इसलिए अब मिस्टर कपासी और मिसेज दास के मध्य पर्याप्त जगह हो गई। मिस्टर दास ने कैमरा अपने चेहरे के सामने रखा और एक आंख बंद की। इसके साथ उनकी जीभ उनके मुंह के एक कोने में दिखाई दी। अच्छा नहीं लग रहा है मीना, तुम जरा मिस्टर कपासी के और करीब हो जाओ। मिसेज दास मिस्टर कपासी के नजदीक चली गई। उनके शरीर से आ रही शराब और गुलाबजल की मिली जुली गंध मिस्टर कपासी को अच्छी लगी। मिस्टर कपासी को अचानक इच्छा होने लगी कि काश उन्हें मिसेज दास के पसीने की गंध मिल पाती, जो कि उन्हें पता था कि उनके शर्ट के नीचे मौजूद होगी। वे अपना मैंगो जूस एक घूंट में पी गए और अपने सफेद बालों के ऊपर अपने हाथ फिराने लगे। जरा सा जूस उनकी ठुड्डी पर लग गया था। उन्हें हैरानी होने लगी कि कहीं मिसेज दास ने उसे देखा तो नहीं। हालांकि मिसेज दास नहीं देख पाई। अपने झोले में कुछ टटोलते हुए उन्होंने कहा, मिस्टर कपासी, जरा अपना पता बताइए। आपको मेरा पता चाहिए? हाँ, ताकि जो फोटो खींचे गए हैं हम आपको उनकी कॉपी भेज सकें।
मिसेज दास ने उनकी तरफ कागज का एक टुकड़ा बढ़ाया जिसे उन्होंने अपनी फिल्मी पत्रिका से अभी अभी फाड़ लिया था। उस पर खाली जगह बहुत कम थी। कागज के उस छोटे से टुकड़े पर लिखावट की भरमार थी और यूकलिप्टस के नीचे डांस करते एक हीरो हीरोइन का फोटो भी था। जब मिस्टर कपासी उस पर अपना पता सुंदर साफ अक्षरों में लिखने लगे तो कागज मुड़ गया। वे सोचने लगे कि मिसेज दास उनके नाम पत्र लिखकर पूछेंगी कि डॉक्टर के यहाँ रहते हुए दुभाषी के रूप में उनके दिन कैसे गुजर रहे हैं, और तब वे बहुत सटीक शब्दों में सबसे दिलचस्प किस्सा चुनकर उन्हें पत्र लिखेंगे जिसे मिसेज दास न्यूजर्सी के अपने घर में बैठे बैठे जोर जोर से पढ़ेंगी और हंसकर लहालोट होंगी। कुछ समय बाद मिसेज दास अपने पत्रों में अपनी शादी की निराशापूर्ण जिंदगी का रहस्य खोलेंगी और मिस्टर कपासी अपनी। इस तरीके से उनमें दोस्ती हो जाएगी और दिनों दिन प्रगाढ़ होती जाएगी। मिस्टर कपासी ने निश्चय किया कि वे मिसेज दास के साथ मजेंटा छतरी के नीचे पकौड़ी खाते हुए खींची गई अपनी फोटो जब पाएंगे तो उसे संभालकर अपनी रसियन ग्रामर बुक के पन्नों के बीच सुरक्षित रखेंगे। उनकी कल्पना के घोड़े जितने वेग से दौड़े उनको उतना ही कोमल और सुखद एहसास हुआ। यह कुछ वैसा एहसास था जैसा उन्हें बहुत समय पहले हुआ था जब डिक्शनरी की मदद से उन्होंने महीनों तक अनुवाद करने के बाद एक फ्रेंच उपन्यास का एक पैराग्राफ या इटालियन सोनेट को पढ़ा और अपने सार्थक प्रयास के बल पर एक के बाद एक नए शब्दों को समझा। उस समय उन्हें पक्का यकीन हो गया कि दुनिया में जो भी होता है सब सही होता है, संघर्ष का फल मीठा होता है और जीवन में की गई गलतियों का एहसास अंत में जरूर होता है। मिसेज दास द्वारा किए गए वादे को सुनकर एक बार फिर वे उसी यकीन से भर गए। जब वे अपना पता लिख चुके तो कागज मिसेज दास को दे दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कागज उन्हें थमाया कि उन्हें लगा जैसे उन्होंने पता लिखते समय स्पेलिंग में गलती कर दी और दुर्भाग्य से पिन कोड का नंबर उल्टा लिखा गया। वे पत्र कहीं खो जाने और फोटो उन तक न पहुंचने की संभावना से डर गए कि उड़ीसा में ही इधर उधर चक्कर काटता रहेगा और आखिरकार उन्हें कभी मिलेगा नहीं। उनके मन में आया कि वे मिसेज दास से बस यह तसल्ली करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक लिखा है वह स्लिप वापस मांगे, लेकिन उसके पहले ही मिसेज दास ने उसे अपने झोले में डाल दिया। वे कोणार्क 2:30 बजे पहुँचे। बलुआ पत्थर से रथ के आकार का बना यह मंदिर देखने में एक विशाल पिरामिड लगता है। यह मंदिर जीवन दाता सूर्य को समर्पित किया गया है। देखने से लगता है कि आसमान की अपनी प्रतिदिन की यात्रा के दौरान वे इसे 3 ओर स्पर्श करते हैं। उत्तरी और दक्षिणी पायों पर 24 विशाल चक्र बनाए गए हैं। लगता है कि पूरा ढांचा आसमान में दौड़ते 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। जब सब लोग वहां पहुंच गए तो मिस्टर कपासी ने बताया कि यह मंदिर 13वीं शताब्दी में गंग राजवंश के महान शासक राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा मुस्लिम सेना पर अपनी विजय की स्मृति में 1243 से 1255 के मध्य 1200 कारीगरों की मदद से बनवाया गया था। इसमें लिखा है कि यह मंदिर कुल 170 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। अपनी किताब में पढ़कर मिस्टर दास ने कहा, यह तो किसी रेगिस्तान जैसा है, रॉनी ने कहा। उसकी नजर मंदिर के इर्द गिर्द फैली रेत पर भटक रही थी। एक समय था जब चंद्रभागा नदी यहाँ से 1 किलोमीटर उत्तर में बहती थी। अब वह पूरी तरह सूख चुकी है। कार के इंजन को बंद करते हुए मिस्टर कपासी ने कहा। सभी लोग कार से बाहर निकले और मंदिर की ओर बढ़ चले। सीढ़ियों पर बने 2 शेरों के साथ वे फोटो के लिए पोज देने लगे। मिस्टर कपासी उन्हें रथ के एक पहिए के बगल में लेकर गए जिसका व्यास 9 फीट था, जो किसी मानव कद से ऊंचा था। ये चक्र जीवन चक्र के प्रतीक माने जाते हैं। मिस्टर दास ने अपनी बुक में पढ़कर बताया। वे सृजन, संरक्षण और निर्वाण चक्र का चित्रण करते हैं। शांति ओम शांति। उन्होंने अपनी किताब का पन्ना पलट दिया।
प्रत्येक चक्र दिन के 8 पहर के प्रतीक के रूप में 8 मोटी पतली तीलियों से विभक्त है। चक्रों की रिम के ऊपर पशु पक्षियों की सुंदर कलाकृतियां खुदी हुई है, जबकि तीलियों के पदकों के ऊपर औरतों की विलासितापूर्ण और सेक्सी प्रकृति वाली कलाकृतियां खुदी हुई है। जिस ओर मिस्टर कपासी इशारे कर रहे थे, वहां विभिन्न मुद्राओं में प्रेम लीन एक दूसरे से लिपटी हुई अनगिनत नंगी मानव आकृतियां थी। औरतें मर्दों के गले में बाहें डालकर लिपटी हुई और अपने घुटनों से अपने प्रेमियों की जंघाओं को पूरी तरह से लपेटे हुए थी। इसके अलावा वहां रोजमर्रा से संबंधित कलाकृतियां भी उकेरी गई थी, जैसे शिकार और व्यापार करते हुए लोग, तीर धनुष के द्वारा मारे जाते हुए हिरण, अपने हाथों में तलवार लिए मार्च पास्ट करते हुए योद्धाओं का दृश्य। अब तो मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित हो चुका है। वर्षों पहले यह मलबों से भर गया था, लेकिन बाहरी दृश्य देखकर ही वे इस कदर मोहित हो गए कि प्रशंसा किए बिना न रह सके। मिस्टर कपासी जिन टूरिस्ट लोगों को यहाँ लेकर आते हैं और मंदिर के चारों ओर का दृश्य दिखाते हुए धीरे धीरे घुमाते हैं, तो उन सब का यही हाल होता है। मिस्टर दास तस्वीरें खींचने के चक्कर में पीछे रह गए। नंगे लोगों की ओर इशारे करते हुए बच्चे दौड़कर आगे निकल गए। वे खासकर नाग मिथुनों से ज्यादा आकर्षित हुए थे, जिन्हें आधा मानव और आधा नाग के जोड़े माना जाता है। मिस्टर कपासी ने बताया कि वे समुद्र के अतल गह्वर में निवास करते हैं। मिस्टर कपासी काफी प्रसन्न थे कि मंदिर उन लोगों को पसंद आया, और खासकर प्रसन्न वे इस बात से थे कि मिसेज दास बहुत प्रभावित हुई थी। हर 3 या 4 कदम चलकर वे रुक जाती थी और चुपचाप प्रेमी जोड़ों, हाथियों के जुलूस और ढोल बजाती टॉपलेस लड़कियों को एकटक निहारने लगती थी। यद्यपि मिस्टर कपासी अनगिनत बार इस मंदिर में आए थे, लेकिन जिस तरह से वे भी उन टॉपलेस लड़कियों को घूर घूर कर देख रहे थे, उससे ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी वाइफ को एकदम नंगी कभी देखा ही नहीं। दरअसल जब वे प्यार भी कर रहे होते तो उसके ब्लाउज के हुक लगे ही रहते और पेटीकोट की डोरी कमर से बंधी ही रहती थी। जिस तरह से वे मिसेज दास की टांगे ऊपर तक देख पा रहे थे, उस तरह से उन्होंने कभी अपनी वाइफ की भी टांगे नहीं देखी थी। मिसेज दास तो जैसे बस उन्हें दिखाने के लिए ही घूम टहल रही थी। इसके पहले भी उन्होंने टूर पर आने वाली अनेक यूरोपियन और अमेरिकन औरतों के खुले अंगों को देखा था, लेकिन मिसेज दास की बात ही और थी। दूसरी औरतों की दिलचस्पी जहां मंदिर में ही रहती थी और वे अपनी आंखें गाइडबुक में ही गड़ाए रहती या कैमरे के पीछे लगाए रहती थी, वहीं मिसेज दास ने उनमें दिलचस्पी दिखाई थी। मिस्टर कपासी मिसेज दास के साथ अपनी निजी बातचीत जारी रखने के लिए कुछ पल एकांत में बिताने के लिए बेचैन थे, लेकिन उनके बगल में चलते हुए वे नर्वस फील करते थे। उनके पति तस्वीर खींचने के लिए पोज देने की विनती करते रहे, लेकिन वे उनकी विनती को ठुकराती व बच्चों को अजनबी की तरह दरकिनार करती अपने धूपी चश्मे को सहेजने में खोई रही। कहीं वे मिसेज दास को डिस्टर्ब न कर दे, इस फिक्र में मिस्टर कपासी उनसे आगे निकल गए और हमेशा की तरह मंदिर के अर्गला पर अपने अपने आले से निकलते सूर्य के बदलते हुए आदमकद स्वरूपों का नजारा देखने लगे, जो कि सूर्यदेव का सुबह, दोपहर और संध्या बेला में स्वागत करते हैं। उनके सिर पर विशाल सिरस्त्राण रहते हैं। उनकी सुदीर्घ और विशाल आंखें बंद होती हैं। उनका नग्न वक्षस्थल नक्काशीदार जंजीरों और तावीजों से सुशोभित होता है। पूर्व दर्शनार्थियों के द्वारा चढ़ाए गए गुड़हल की पंखुड़ियां उनके धूसर पैरों के ऊपर बिखरी पड़ी रहती है। मंदिर की उत्तरी दीवार पर बनी अंतिम मूर्ति मिस्टर कपासी की पसंदीदा थी। दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद पैर मोड़कर एक घोड़े पर बैठे हुए विश्राम करते यहाँ सूर्य का थका हारा स्वरूप दिखता है। उनके घोड़ों तक की आंखें नींद से बोझ लगती हैं। उनके शरीर के चारों ओर कूल्हे मटकाती औरतों की खुदी हुई जोड़े में मूर्तियां बनी हुई है। वे कौन है? मिसेज दास ने पूछा।
मिस्टर कपासी यह देखकर अचंभित रह गए कि वे न जाने कब आकर उनके बगल में खड़ी हो गई थी। वे अस्ताचलगामी सूर्य है, यानी डूबते हुए भगवान भास्कर, मिस्टर कपासी ने कहा। तो क्या 2 घंटे में सचमुच सूर्य यहीं डूब जाएगा? मिसेज दास का पैर सैंडल से फिसलकर बाहर निकल गया और वे अपने पैर के अंगूठे को दूसरे पैर के ऊपर रगड़ने लगी। बिल्कुल सही। एक पल के लिए मिसेज दास ने अपना चश्मा ऊपर किया, फिर तुरंत अपनी आंखों पर लगा लिया। बहुत अच्छा। वास्तव में मिस्टर कपासी उनके कहने का मतलब नहीं समझ पाए, लेकिन उन्हें लगा कि एक अच्छी प्रतिक्रिया है। उन्हें उम्मीद थी कि मिसेज दास सूर्य के सौंदर्य और सामर्थ्य को ठीक प्रकार से समझ सकी। हो सकता है कि बाद में पत्र व्यवहार करते समय जब वे लोग इसके बारे में तर्क वितर्क करें तो मिस्टर कपासी मिसेज दास को इंडिया की तमाम चीजों के बारे में और मिसेज दास उन्हें अमेरिका के बारे में समझाएंगे। वही पत्र व्यवहार मिस्टर कपासी के 2 राष्ट्रों के मध्य दुभाषीय के रूप में काम करने के सपनों को एक तरीके से पूरा करेगा। उन्होंने मिसेज दास के झोले पर एक नजर डाली और यह सोचकर मन ही मन अति प्रसन्न हुए कि उनका पता लिखा कागज का टुकड़ा उसमें रखे सामानों के बीच कहीं पड़ा है। जब उन्होंने मिसेज दास के हजारों मील दूर होने की कल्पना की तो वे इतने अभिभूत हो गए कि मिसेज दास को अपनी बाहों में भर लेना चाहा और अपने प्रिय भगवान सूर्यदेव को साक्षी बनाकर एक पल के लिए उनके साथ सटकर खड़े होने की उनकी तीव्र इच्छा हुई। लेकिन तभी मिसेज दास टहलते हुए आगे निकल गई। आप अमेरिका वापस कब जा रही हैं? बड़े ही विनम्र लहजे में उन्होंने पूछा। 10 दिनों में। मिस्टर कपासी ने मन ही मन गिनती की। पहुंचने के बाद 1 सप्ताह स्थिर होने में, 1 सप्ताह लैब में तस्वीर साफ करने में, कुछ दिन पत्र लिखने में और लगभग 2 सप्ताह पत्र को अमेरिका से इंडिया पहुंचने में लग ही जाएंगे। उनके हिसाब से चाहे कितनी भी देरी हो, मिसेज दास का समाचार मिलने में 6 सप्ताह से ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब 4:30 बजे के बाद मिस्टर कपासी उन्हें लेकर सैंडीविला होटल वापस आने लगे तो पूरा परिवार एकदम शांत बैठा था। मंदिर से संबंधित स्मारिका बेच रहे एक स्टोर से बच्चों ने रथ के पहियों का ग्रेनाइट से बने लघु रूप खरीद लिए थे और वे अपने हाथों पर उन्हें घुमा रहे थे। मिस्टर दास अपनी किताब पढ़ने में लगे थे। मिसेज दास अपने ब्रश से टीना के बालों को सुलझाकर 2 चोटियां बनाने में व्यस्त थी। मिस्टर कपासी उन्हें ड्रॉप करने के विचार से डर गए। वे मिसेज दास का समाचार जानने के लिए अभी 6 सप्ताहों का लंबा इंतजार करने को तैयार नहीं थे। जब उन्होंने शीशे में उन्हें देखा तो वे टीना के बालों को इलास्टिक से बांध रही थी। वे सोचने लगे कि टूर को किस तरह से जरा और लंबा खींचा जाए। हमेशा वे शॉर्टकट रास्ता अपनाकर पुरी जाया करते थे ताकि जल्दी घर पहुंच सके और हाथ पैर धोकर शाम का अखबार पढ़ते हुए पत्नी द्वारा बनाई गई चाय की चुस्कियां ले सकें। लेकिन मिसेज दास से वे जल्दी दूर होना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उद्यागिरी और खांडागिरी की पहाड़ियां चलकर देखने का मशविरा दिया, जहां खंडहरों के ऊपर तमाम मठाश्रम यहाँ वहाँ एक दूसरे के आमने सामने बने हुए देखने को मिल जाएंगे। वह यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन दर्शनीय है। हाँ, ऐसा ही कुछ किताब में भी जिक्र किया गया है। किसी जैन राजा के द्वारा बनवाए गए हैं या ऐसा ही कुछ, मिस्टर दास ने कहा। तो क्या हम चले? मिस्टर कपासी ने पूछा। चलते चलते वे सड़क के एक मोड़ पर रुक गए और बोले ही से बाई तरफ है वह। मिस्टर दास मिसेज दास को देखने के लिए उनकी तरफ मुड़े। दोनों ने अपने कंधे उचकाए। बाएं बाएं, बच्चे एक साथ जोर जोर से चिल्लाने लगे। सहमति पाकर मिस्टर कपासी ने अति उत्साह में गाड़ी घुमाई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अंततः पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर वे क्या करेंगे या मिसेज दास से क्या कहेंगे। हो सकता है
कि वे उनसे कहें कि आपकी मुस्कान बड़ी मनोहर है, या वे उनके सीने के ऊपर शर्ट पर छपे स्ट्रॉबेरी की प्रशंसा करें जिस पर उनकी नजरें बरबस चली जाया करती है। यह भी हो सकता है कि जब मिसेज दास कोई तस्वीर खींचने लगे तो वे पीछे से उनका हाथ पकड़ लें। उन्हें फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। जब वे लोग पहाड़ी पर पहुंचे तो देखा कि वह बहुतायत से पेड़ों से घिरे एक संकरे रास्ते से दो भाग में विभाजित है। मिसेज दास ने कार से बाहर निकलने से मना कर दिया। रास्ते के इधर उधर पत्थरों और पेड़ों की शाखाओं पर दर्जनों की संख्या में बंदर बैठे हुए थे। उनके पिछले पैर आगे की ओर बाहर निकलकर उनके कंधे तक पहुंच रहे थे और उनके अगले पांव उनके घुटनों पर टिके थे। मेरे पैर अब बहुत थक गए हैं, मैं तो यहीं रुकूंगी, अपनी सीट पर पसरते हुए मिसेज दास ने कहा। तुमने उन कमबख्त सैंडलों को पहना ही क्यों? जाओ बैठी रहो वहीं, फोटो में आओगी नहीं, मिस्टर दास ने कहा। मन में सोच लेना कि मैं वहां हूँ, लेकिन इन्हीं तस्वीरों में से किसी एक को हम इस साल के क्रिसमस कार्ड के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। सूर्य मंदिर में खींची गई तस्वीरों में भी हम पांचों की एक साथ कोई तस्वीर नहीं है। यहाँ पर मिस्टर कपासी खींच देंगे। मैं नहीं आ रही बाबा, वैसे भी बंदरों से मुझे बड़ा डर लगता है, लेकिन वे कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाले हैं, कहते हुए मिस्टर दास मिस्टर कपासी की ओर मुखातिब होकर बोले। है क्या वे खतरनाक नहीं बल्कि बहुत भूखे हैं, मिस्टर कपासी ने कहा। खाने पीने की चीजें लेकर उन्हें चिढ़ाइए मत, वे आपके लिए कोई परेशानी नहीं पैदा करेंगे। मिस्टर दास बच्चों के साथ खंडहर की ओर चले। लड़के उनके अगल बगल चल रहे थे और छोटी लड़की उनके कंधे पर बैठी थी। वे जापानी औरत व मर्द के साथ रास्ता जब पार कर रहे थे तो मिस्टर कपासी ने उन्हें देखा। वे ही अन्य टूरिस्ट वहां बचे थे। वे फोटो खिंचवाने के लिए अब तक रुके हुए थे। उसके बाद वे भी पास खड़ी एक कार में बैठकर चले गए। जब कार नजरों से ओझल हो गई तो कुछ बंदर चीखने और किटकिटाने लगे और अपने चपटे काले पैरों तथा पंजों पर चलते हुए वे रास्ते पर चले आए। कुछ बंदर तो एक जगह पर मिस्टर दास और बच्चों को चारों ओर से घेर लिए। टीना तो खुशी से चिल्ला पड़ी। रॉनी अपने पिता के चारों ओर गोल गोल घूमने लगा। बॉबी झुका और वहां जमीन पर पड़ा हुआ एक डंडा उठा लिया। जब उसने मारने के लिए उसे ताना तो एक बंदर दौड़कर उसके पास आ गया और उसके डंडे को छीन लिया और जमीन पर पटका भी। मैं उनके पास जाऊंगा, अपने साइड का दरवाजा खोलकर मिस्टर कपासी ने कहा। उन्हें गुफा के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है। नहीं, रुकिए एक मिनट, मिसेज दास ने कहा। वे अपने साइड का दरवाजा खोलकर कार से नीचे उतरी और मिस्टर कपासी की बगल में जाकर बैठ गई। राज तो अभी भी अपनी किताब में खोया है। कार के शीशे से मिस्टर कपासी और मिसेज दास ने देखा कि बॉबी और बंदर के बीच डंडे के लिए खींचतान चल रही थी। बहुत बहादुर लड़का है, मिस्टर कपासी ने कमेंट किया। इसमें आश्चर्य किस बात का, मिसेज दास ने कहा। क्यों, कोई आश्चर्य नहीं, वह राज का बेटा नहीं है। क्या बोली? सुनकर मिस्टर कपासी हैरान रह गए। जो आपने सुना, वह राज का बेटा नहीं है। मिस्टर कपासी के रोम में झुरझुरी सी होने लगी। उन्होंने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डालकर बाम की डिबिया जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे निकाली और उसे अपने माथे पर 3 जगह मला। वे जानते थे कि मिसेज दास उन्हें देख रही है, लेकिन वे उन्हें देखने के लिए अपनी नजर न फेर सके। इसकी जगह वे मिस्टर दास और बच्चों की ओर देखने लगे जो फोटो खींचने की ललक में जब तब रुकते हुए और चारों ओर से बंदरों से घिरे हुए ऊंचाई पर चढ़ते जाने से अपेक्षाकृत छोटे होते जा रहे थे। क्या आप इस बात से हैरान हैं?
उनके पूछने का तरीका ऐसा था कि मिस्टर कपासी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचना पड़ा। यह उस तरह की बात तो नहीं है जिसकी कोई उम्मीद करे, मिस्टर कपासी ने धीरे धीरे कहा और बाम की डिबिया फिर अपनी जेब में रख ली। नहीं, सचमुच नहीं। और यह बात सचमुच कोई जानता भी नहीं, कोई भी नहीं। पूरे 8 सालों से मैंने इसे राज बनाए रखा है। उन्होंने अपनी थोड़ी नचाते हुए मिस्टर कपासी को देखा जैसे कोई नया नजरिया पेश करने वाली हो। लेकिन आज मैंने आपको बता दिया। मिस्टर कपासी ने सिर हिलाया। उन्हें अचानक प्यास महसूस होने लगी। बाम लगाने की वजह से उनका माथा कुछ कुछ गर्म और सुन्न सा हो रहा था। उन्होंने सोचा कि वे मिसेज दास से पानी मांगे, लेकिन मांगते मांगते रह गए। जब हम नाबालिग थे तभी एक दूसरे से मिले, मिसेज दास ने कहा। वे अपने झोले में कुछ टटोलने लगी, लेकिन थोड़ी सी भेलपूरी निकाल कर रह गई। कुछ लेंगे? नहीं शुक्रिया। मिसेज दास एक मुट्ठी भेलपूरी अपने मुंह में डाली और सीट पर पसर गई। वे मिस्टर कपासी से दूर अपने साइड के शीशे से बाहर कहीं देखने लगी। जब हम कॉलेज में थे तभी हमने शादी कर ली। जब हम हाई स्कूल में ही थे तभी उसने प्रपोज कर दिया था। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते रहे। जब वहाँ से निकले तो हम अलग रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन के लिए भी नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं। हमारे पेरेंट भी अच्छे दोस्त थे और एक ही शहर में रहते थे। मैं वीकेंड पर हमेशा उससे मिलती थी, अपने घर पर या उनके। हमें ऊपर भेजकर हमारे पेरेंट खुद नीचे बैठकर हमारी शादी को लेकर हंसी मजाक करते थे। जरा कल्पना कीजिए, कभी भी उन्होंने हमें किसी चीज को करने से रोका नहीं। वैसे मेरी समझ से यह बहुत कुछ सोची समझी चाल थी उनकी। हर शुक्रवार और शनिवार को हम ऊपर चले जाते और जो भी हमारे मन में आता करते, जबकि हमारे पेरेंट नीचे बैठकर चाय वगैरह पीते खाते। कहानियों का कोई अंत नहीं है मिस्टर कपासी। कॉलेज में हरदम राज के ही साथ रहने से मिसेज दास ने आगे कहना जारी रखा, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं बन पाए। कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ मैं अपने मन की बात साझा करती। मेरे अपने पेरेंट भी अब तक दुनिया से विदा हो चुके थे। वैसे मैं उनसे बहुत क्लोज कभी नहीं हो पाई। इतनी कम उम्र में शादी हो जाने से और बहुत जल्दी एक बच्चा पैदा होने से फिर उसका पालन पोषण करते, उसे बोतल का दूध पिलाते और उसके जर बुखार का ख्याल करते हुए मैं अत्यधिक विचलित हो गई थी। राज तो स्वेटर और कॉर्डुरॉय पैंट में सज-धज कर स्कूल चला जाता और वहाँ बच्चों को चट्टानों और डायनासोर के बारे में पढ़ाता रहता। वह कभी भी वैसा नहीं दिखा जैसी मैं पहला ही बच्चा पैदा होने के बाद थुल-थुल और मोटी दिखने लगी। हमेशा थकीहारी रहने से मैं कॉलेज की अपनी 1-2 सहेलियों के द्वारा मैनहट्टन में जाकर शॉपिंग या लंच के आमंत्रण को भी ठुकरा देती थी। आखिरकार सहेलियों ने मुझे बुलाना ही बंद कर दिया और मैं इस तरह घर पर पूरे दिन बच्चे के साथ तथा खिलौनों से घिरकर रह जाती थी। सिर्फ रोनी के पैदा होने के बाद मैं कभी कभी बाहर जाने लगी, फिर भी मनोरंजन का अवसर अभी भी बहुत कम मिल पाता था। राज को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। वह तो स्कूल से जल्दी घर वापस आना चाहता और टीवी देखते देखते रोनी को अपने पैरों पर झूला झुलाना चाहता था। ऐसे में एक दिन जब वह आया और कहने लगा कि उसका एक पंजाबी दोस्त न्यू ब्रंसविक एरिया में किसी जॉब इंटरव्यू के सिलसिले में 1 सप्ताह उनके यहाँ रुकेगा, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। जिस दिन उस पंजाबी को पता चला कि दवा की एक कंपनी में उसकी जॉब लग गई, तो उसके बाद दोपहर में वह घर आया। रोनी अपने झूले में पड़ा चिल्ला रहा था और मैं जब कप में कॉफी उड़ेलने लगी तो वह मेरी पीठ सहलाने लगा, लेकिन मैंने भी उसका विरोध नहीं किया। फिर तो उसने पीछे से ही मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया।
और फिर बिस्तर पर लेटाकर चुपचाप वह जल्दी जल्दी मेरे साथ इस कुशलता से प्यार करने लगा जिसका एहसास मैंने कभी किया ही नहीं था। अगले दिन राज उसे JKF छोड़ आया। अब तो एक पंजाबी लड़की के साथ उसकी शादी हो चुकी है और वे लंदन में रहते हैं। पंजाबी नहीं जानता कि वही बॉबी का पिता है और कभी जानेगा भी नहीं। जब मिसेस दास बोलना बंद करके मिस्टर कपासी की ओर देखने लगी तो उन्होंने पूछा, आपने यह सब मुझे क्यों बताया मिसेस दास? भगवान के लिए मुझे मिसेस दास न कहें। मैं अभी 25 की हूँ और मेरी उम्र के तो आपके बच्चे होंगे। एकदम नहीं। मिस्टर कपासी यह जानकर विचलित हो गए कि वे उन्हें अपने माता पिता के जैसे समझती है। मिसेस दास को लेकर जो भावना उन्होंने अपने मन में पाल रखी थी और कार चलाते समय अपना चेहरा रह रहकर मिरर में देख लिया करते थे, वह सब सोचकर उन्हें पसीना चुचुहा आया। आपकी योग्यता देखकर मैंने आपसे यह सब बताया है। मुझे आपसे कुछ समझना है, कहते हुए मिसेस दास ने अपनी भेलपूरी की थैली का मुंह बंद किए बिना ही उसे झोले में डाल दिया। मैं समझा नहीं, मिस्टर कपासी ने कहा। इतना भी नहीं समझ सके आप? 8 सालों तक मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जिससे मैं यह सब कहती। मैंने अपनी सहेलियों को भी नहीं बताया, राज को भी नहीं। उसको इसके बारे में कोई शक भी नहीं है। वह यही सोचता है कि मैं सिर्फ उसकी हूँ। अच्छा, आपके पास कुछ कहने के लिए है? किस बारे में? जो कुछ मैंने आपसे कहा है उसके बारे में, मेरे सीक्रेट के बारे में, जो मुझे कभी कभी इतना उग्र बना देता है कि क्या कहूँ। अपने बच्चों को देखकर उग्र हो जाती हूँ, राज को देखकर मैं उग्र हो जाती हूँ। बिना मतलब के हमेशा उग्र रहती हूँ। यह उग्रता कभी कभी भयानक रूप ले लेती है मिस्टर कपासी। सारी चीजें मन करता है उठाकर फेंक दूं। एक दिन मेरा मन किया कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दूं। टीवी, फ्रीज, बर्तन, बच्चे, सब कुछ। क्या आपको नहीं लगता कि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है? मिस्टर कपासी चुप रहे। मिस्टर कपासी, क्या आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते? मुझे तो लगता है कि यह काम आप ही बखूबी कर सकते हैं। मिसेस दास, मैं एक गाइड हूँ और मेरा काम है लोगों को टूर करवाना। यह नहीं, मैं आपके दूसरे काम के बारे में बात कर रही हूँ, दुभाषिए का काम। लेकिन हमारे बीच भाषा कोई दीवार तो है नहीं, तो फिर दुभाषिए का क्या काम? मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। मैंने बिना मतलब आपसे कोई बात नहीं की है। आपको नहीं लगता कि मैंने आपसे यह सब क्यों कहा? क्यों कहा है? मैंने समझा नहीं। इसलिए कि मैं इस तरह हमेशा उग्र रहते रहते अब तक बहुत थक चुकी हूँ। 8 साल मैंने दर्द सहा है मिस्टर कपासी। 8 साल। और 8 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे इससे निजात दिलाने में आप मेरी मदद करेंगे। सही बताइए, कोई दवा तो होगी, इसका कोई इलाज तो होगा। मिस्टर कपासी ने एक नजर मिसेस दास को देखा, फिर लाल चारखाने वाली उनकी स्कर्ट को और फिर शर्ट के ऊपर छपी स्ट्रॉबेरी को। एक ऐसी औरत जो अभी 30 साल की भी नहीं है। वह न तो अपने पति को प्यार करती है और न ही अपने बच्चों को, और तो और वह अपनी जिंदगी से भी ऊब चुकी है। उसके कन्फेशन सुनकर उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। जब उन्होंने पहाड़ी के ऊपर रास्ते पर चलते हुए और पुराने मठाश्रमों की तस्वीर खींचते हुए मिस्टर दास के बारे में, उनके कंधे से चिपकी टीना के बारे में, और इस बात से पूरी तरह से निःशंक और अनजान कि उनके 2 पुत्रों में से एक तो उनका है ही नहीं, ऐसे मिस्टर दास के बारे में सोचा तो उन्हें और ज्यादा कष्ट हुआ।
जब मिसेस दास ने मिस्टर कपासी से अपने निजी रहस्यों की व्याख्या करने को कहा तो उन्होंने खुद को बड़ा अपमानित महसूस किया। डॉक्टर के यहाँ आने वाले मरीजों जैसी मिसेस दास नहीं है, जो अपनी तकलीफें लेकर आते थे। किसी को आंख में दिक्कत, किसी को हताशा निराशा से नींद आने में दिक्कत, किसी को पेशाब में दिक्कत, किसी को सांस लेने में दिक्कत, लेकिन अपनी तकलीफें बता पाने में असमर्थ। फिर भी मिस्टर कपासी को लगा कि उन्हें मिसेस दास की मदद करनी चाहिए। शायद वे उनसे कहें कि वे मिस्टर दास से सब कुछ क्लियर बता दें। ईमानदारी एक अच्छी चीज होती है। वे शायद इस नीति को समझाने की कोशिश करें। जब मिसेस दास ईमानदारी अपनाई होती तो वह निश्चित रूप से उन्हें अच्छा होने में मदद करती। शायद मिस्टर कपासी मिस्टर और मिसेस दास के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश करें। मसले के हद में पहुंचने के लिए उन्होंने सबसे सटीक सवाल से शुरू करने का निश्चय किया और पूछा, आपको जो लगता है मिसेस दास, क्या वह सचमुच कोई दर्द जैसा है या अपराध बोध जैसा? मिसेस दास मिस्टर कपासी की ओर घूमी और उन्हें घूरने लगी। सरसों का तेल उनके गुलाबी होठों पर जमा हुआ था। उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन चुप कर गई। मिस्टर कपासी उनकी चुप्पी से परास्त हो गए। उस समय उन्हें पता चला कि उन्हें किसी प्रकार की बेइज्जती का अनुभव नहीं करना चाहिए। मिसेस दास ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर अपनी टूटी हुई सैंडल पर लंगड़ाते हुए टहलने लगी। उन्होंने खाने के लिए झोले में हाथ डालकर एक मुट्ठी भेलपूरी निकाली। ऐसा करते हुए कुछ कुरमुरे हाथ से निकलकर जमीन पर गिरकर बिखर गए। जमीन पर पड़े हुए दाने देखकर एक बंदर पेड़ पर से उतर आया और उठाकर खा गया। कुछ और दानों के लिए वह मिसेस दास का पीछा करने लगा। फिर तो कई दूसरे भी उसके साथ हो लिए और जल्दी ही कई एक बंदर अपनी लंबी पूंछें उठाकर उनके पीछे पड़ गए। मिस्टर कपासी कार से बाहर निकल आए। वे चिल्लाकर एक तरीके से उन्हें सचेत करना चाहते थे, लेकिन यह सोचकर कि अगर मिसेस दास को यह पता चल जाएगा कि बंदर उनके पीछे पीछे आ रहे हैं तो वे नर्वस हो जाएंगी। हो सकता है वे अपना संतुलन ही खो बैठें, या बंदर उनके हाथ से उनका झोला छीनने लग जाएं, या तो उनके बालों को खींचने लगे। इसलिए चुपचाप वे जमीन पर पड़ी हुई एक टहनी उठाकर बंदरों को डराने के लिए दौड़े। इन सबसे बेखबर मिसेस दास रास्ते पर लाई के दाने गिराती आगे बढ़ती रही। उबड़-खाबड़ चट्टानों की लाइनों के आगे मठों के सामने की ढलान पर मिस्टर दास कैमरे के लेंस का फोकस ठीक करते हुए जमीन पर झुके थे। वृक्षों से घिरे रास्ते पर बच्चे कभी निकल आते तो कभी छिप जाते। रुको एक मिनट, मैं आ रही हूँ, मिसेस दास ने चिल्लाकर कहा। टीना चिल्ला पड़ी हो, मम्मी आ गई। बहुत अच्छा, बिल्कुल समय पर आई हो। अब हम मिस्टर कपासी से कहेंगे कि वे हम पांचों की एक साथ फोटो खींच दें। मिस्टर कपासी अपने हाथ की टहनी को लपलपाते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा दिए ताकि बंदरों को दूसरी तरफ हटा सके। वहां पहुंचते ही मिसेस दास ने पूछा, बॉबी कहाँ है? मिस्टर दास ने कैमरे से अपनी नजर हटाई और बोले, मुझे नहीं पता। रॉनी, तुम जानते हो बॉबी कहाँ है? रॉनी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह यहीं कहीं होगा। कहा गया वह? मिसेस दास ने जोर डालते हुए अपना सवाल दोहराया। तुम लोगों को आखिर हो क्या गया है? एक बच्चा नहीं देख सकते? रास्ते पर कुछ दूर इधर उधर जाकर सब लोग उसका नाम ले लेकर बुलाने लगे। वे लोग चिल्ला रहे थे, इसलिए पहले लड़के की चीखें नहीं सुने। रास्ते के कुछ नीचे जब उन्होंने उसे देखा तो वह दर्जनों बंदरों से घिरा हुआ था। वे अपनी लंबी काली उंगलियों से उसकी टी शर्ट खींच रहे थे। मिसेस दास ने जो लाई के दाने गिराए थे वे उसके पैरों के पास बिखरे पड़े थे। भय से लड़का सन्न खड़ा था।
उसका शरीर जड़ हो गया था। उसके हैरान चेहरे पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसके नंगे पैर धूल से सन गए थे और एक बंदर उसका डंडा छीनकर उसके पैर पर मार दिया था, जिससे वहां से खून रिस रहा था। डैडी, बंदर बॉबी को मार रहे हैं, टीना ने कहा। मिस्टर दास ने अपने हाथ अपनी शर्ट में पोंछ लिए। नर्वस होकर उन्होंने अचानक ही अपने कैमरे का शटर बंद कर दिया। उसकी आवाज सुनकर बंदर कनकना गए और उनमें से एक ने बॉबी को फिर मारना शुरू कर दिया। अब हम क्या करें? वे सब मिलकर अगर हमारे ऊपर अटैक कर दिए तो हम क्या करेंगे? एक तरफ खड़े मिस्टर कपासी की ओर देखते हुए मिसेज दास चिल्लाई, मिस्टर कपासी, कुछ करिए, भगवान के लिए कुछ करिए। मिस्टर कपासी ने टहनी लेकर अपने पैर जमीन पर धप धप पटकते हुए बंदरों को दूर भगा दिया। सारे बंदर धीरे धीरे दूसरी तरफ चले गए, जैसे कहा मानकर, किंतु मित्रता पूर्वक तो कदापि नहीं। मिस्टर कपासी ने तब बॉबी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर उसके पेरेंट और भाई बहन के पास आए। जब वे उसे लेकर आ रहे थे तो लड़के के कान में उस राज की बात धीरे से कहना चाह रहे थे, लेकिन वह तो डर के मारे सन्न पड़ा था और कांप रहा था। उसके पैरों की चमड़ी जहां छिल गई थी वहां से धीरे धीरे खून बह रहा था। जब मिस्टर कपासी ने उसे उसके पेरेंट के पास छोड़ा तो मिस्टर दास लड़के की शर्ट पर लगी धूल साफ करने लगे और उसकी कैप सही की। मिसेज दास ने अपने झोले में हाथ डालकर उसमें से एक बैंडेज निकाला, जिसे उन्होंने उसके घुटने पर लगा दिया। रोनी ने अपने भाई को एक च्युइंगम दिया। वह ठीक है, बस थोड़ा सा डरा हुआ है ना बॉबी? उसके सिर को थपथपाते हुए मिस्टर दास ने कहा। हे भगवान, यहाँ से जल्दी निकलिए, मिसेज दास ने कहा। उन्होंने अपने सीने पर स्ट्रॉबेरी के ऊपर अपने हाथ बांधकर रखे थे। इस जगह से मुझे घृणा हो रही है। हाँ, होटल चलते हैं, मिस्टर दास ने सहमत होते हुए कहा। फिर बॉबी से बोले, बेटा इधर आओ एक सेकेंड। आओ, मम्मी तुम्हारे बाल बना दे। मिसेज दास ने अपने झोले में फिर हाथ डाला और अपना हेयर ब्रश निकालकर उसके बाल बनाने लगी। जब वे हेयर ब्रश निकाल रही थी तभी मिस्टर कपासी का पता लिखा कागज का टुकड़ा निकलकर हवा में उड़ गया। मिस्टर कपासी के सिवाय उसे किसी ने नहीं देखा। वे उसे देखते रहे और हवा उसे उड़ाकर बहुत ऊपर ले गई, जहां पेड़ों पर बैठे बंदर नीचे का नजारा देख रहे थे। वही नजारा मिस्टर कपासी भी देखने लगे, क्योंकि दास परिवार की यही तस्वीर अब वे अपने हृदय में हमेशा के लिए सुरक्षित बचाकर रखेंगे।